नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जीडीपी आंकड़ों से मिली इकॉनमी के अच्छे दिन की आहट। वित्त वर्ष 2016 की चौथी तिमाही में ग्रोथ की रफ्तार 7.2% से बढ़कर 7.9% हुई। अच्छे जीडीपी आंकड़ों के पीछे सरकार का लक्ष्य से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास से आवाज की एक्सक्लूसिव बातचीत आगे। 2 साल पूरे होने पर सरकार का किसानों को तोहफा। 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में होगी बढ़ोतरी। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। प्रदूषण मामले में राज्यों को कुछ राहत। एनजीटी ने जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया। सीएम की गुहार, दूसरे राज्यों में ना बैन करे डीजल गाड़ी। कल से होटल में खाना, सिनेमा देखने से लेकर सैलून जाने तक सब कुछ होगा महंगा। कृषि कल्याण सेल से बिजली और मोबाइल बिल भी निकालेंगे जेब से ज्यादा पैसे। आवाज एट 9 में सबसे पहले वो खबर जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, और ये खबर है अपने देश की तरक्की से जुड़ी। जी हां, देश ने ग्रोथ के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए 5 साल में सबसे तेज ग्रोथ हासिल की है। कोर सेक्टर के आंकड़े भी जोश बढ़ाने वाले हैं। इधर सरकार का वित्त घाटा भी काबू में आता नजर आया। अर्थव्यवस्था के बेहतर होने के इन तीनों संकेतों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ा सवाल, और सवाल ये है कि क्या अब ग्रोथ में 8 की ठाठ आने वाली है? इकॉनमी ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही है। 2016 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.2% से बढ़कर 7.9% हो गई है, जबकि अनुमान 7.6% रहने का था। जबकि पूरे साल अगर हम देखें, ग्रोथ 7.6% रही है। सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है कृषि और माइनिंग सेक्टर में। क्वार्टर दर क्वार्टर हम देखें तो माइनिंग सेक्टर ग्रोथ 6.5% से बढ़कर 8.6% हो गई है, जबकि कृषि ग्रोथ की अगर हम बात करें, -0.2% से बढ़कर ये 2.3% हो गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ भी 4% से बढ़कर 4.5% हो गई है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग अब भी सुस्ती इस सेक्टर में हमें छाई हुई दिखाई दे रही है, और ये 12.6% से घटकर 9.3% पर आ गया ये आंकड़ा। इन तमाम आंकड़ों को समझने के लिए चलते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या के पास। प्रदीप, सबसे पहला सवाल यही होगा कि इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं? जीडीपी में ये जो बढ़ोतरी नजर आ रही है, उसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का भी हाथ है, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे साल का जीडीपी का अनुमान 7.6% बताया था सीएसओ ने, उसको बरकरार रखा गया है। और केवल चौथी तिमाही का जीडीपी जो है वो 7.6 का अनुमान था, 7.9 हो गया। लेकिन इसके साथ साथ पहले, दूसरे और तीसरी तिमाही के लिए 0.1 कट कर दिया गया, तो वहां से जो घटाया गया वो यहां बढ़ गया है। इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बावजूद ये आंकड़े अच्छे लगते हैं, खासतौर पे इस वजह से क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है, यानी हम ये जो जीडीपी की बात करते हैं वो रियल होता है, उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है, जीडीपी डिफ्लेटर लगाया जाता है। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है, आज के दाम पर अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ग्रोथ 2 क्वार्टर पहले 6.5% थी, अब करीब 10.5 पे आ गई है। अपने आप में यह आंकड़ा काफी अच्छा है, इसलिए क्योंकि कंपनीज की जो आमदनी है, मुनाफा है, वो नॉमिनल जीडीपी के साथ चलते हैं, तो इसलिए बाजार के लिए तो ये आंकड़े कुल मिलाकर काफी अच्छे नजर आते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए, इस पूरी समझाइश के लिए प्रदीप। वही आज कोर सेक्टर के भी आंकड़ों जो आए हैं वो भी उत्साह बढ़ाने वाले हैं। अप्रैल में कोर इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो 6.4% से बढ़कर 8.5% हो गई है। स्टील उत्पादन की बात करें तो ये 3.4% से बढ़कर 6.1% हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इसमें भी बढ़त दर्ज हुई है, लेकिन सीमेंट और फर्टिलाइजर ग्रोथ यहां पर घटती हुई दिखाई दी है। और आज आए आंकड़ों से क्या इकॉनमी की अच्छी तस्वीर नजर आ रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास। आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल आपसे सर यही होगा कि जो चौथे तिमाही का जीडीपी अनुमान आया था, उम्मीद से बेहतर यहाँ पे आंकड़े हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर पूरे साल की ग्रोथ की बात करें तो पहले के अनुमान के मुताबिक भी ये ग्रोथ रही है, तो कितनी अच्छी खबर है आपके हिसाब से ये?
देखिए 7.6% जो है वो हमारा प्रोजेक्शन था इस साल के लिए, और पहले भी प्रोजेक्शन रहा था 7.6, और ये जो 7.6 आया है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस में है, तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। 7.9 Q4 में वो बहुत ही एनकरेजिंग है, ओवरऑल ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। लेकिन अगर सरकार के अनुमान की बात करें तो सरकार का अपना जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी करीब 7.5% है, तो क्या आपको लगता है कि अब सरकार भी अपना अनुमान बढ़ाएगी? नहीं, अभी जो हमारा इस साल के लिए जो प्रोजेक्शन है वो वहीं के वहीं है। जब मिड ईयर सर्वे हम बनाएंगे, मिड ईयर इकोनॉमिक रिव्यू जब पार्लियामेंट में ले किया जाएगा विंटर सेशन में, उस वक्त एक रिव्यू होता है इकोनॉमी का क्या स्थिति है। अभी तो इट इज वेरी अर्ली, अभी तो सिर्फ हम इस साल का जो इस फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, इट्स टू अर्ली। मिड ईयर रिव्यू जब पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा उस वक्त रिव्यू करके अगर कोई चेंजेस की जरूरत हो उस वक्त उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। अभी इट्स टू अर्ली। सेक्टर स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो सर्विस सेक्टर खास करके अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ी है, ये कितनी चिंता की बात है? देखिए, ये जो आंकड़े आए हैं इसको तो अभी डिटेल्ड हम एनालाइज करेंगे, कहां पे कम हुआ है, कहां पे ज्यादा हुआ है, क्या कारण है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल वो भी थोड़ा सा शायद कम है, और कंजम्पशन जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बजाय कंजम्पशन बढ़ा है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है अभी मतलब वो स्लाइटली थोड़ा सा वो कम हुआ है। और आप जैसे कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो ये जो सारे फिगर्स है इसको हम अभी एनालाइज करेंगे, और जहां पे कुछ पॉलिसी डिसीजंस की या कुछ कार्रवाई की जरूरत पड़ेगा वहां पे सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो रिफॉर्म्स अभी हो रहा है देश में पिछले 2 साल में, जो रिफॉर्म मेजर्स लिया गया है, जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिया गया है, उसका इफेक्ट धीरे धीरे मतलब ऑन ग्राउंड फील किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा अब भी प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह आपको लगती है? देखिए, ग्लोबल आप इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा कि अभी जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी चैलेंजिंग है और काफी ग्रिम है जिसको कहते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ऐसा एक देश है, कुछ इकोनॉमीज ऐसे हैं जहां की अभी पॉजिटिव ग्रोथ है, और इतने सारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स के अंदर भारत का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है। तो हमारा एक्सपोर्ट्स भी कम हुआ है। अब एक्सपोर्ट्स कम होने की कारण क्या है कि ग्लोबल डिमांड भी नीचे आया है। जब ग्लोबल डिमांड नीचे आ रहा है तो नेचुरली हमारा एक्सपोर्ट्स भी कम होगा, उसका असर कहीं ना कहीं तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और हमारे अलग अलग सेक्टर में इसका इम्पैक्ट है। तो एक्सपोर्ट सेक्टर में इसीलिए पिछले साल गवर्नमेंट ने बजट से 2-3 महीने पहले कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट से लिया गया था, और इस साल हम क्लोजली स्टडी कर रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। और ये तो एक साइकिल है जहां पे मतलब आप कह सकते हैं कि जहां जहां जरूरत होगा गवर्नमेंट विल टेक एक्शन। बिल्कुल, तो ओवरऑल इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर यहां दिखाई देती हुई। शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। और इधर केयर रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस का कहना है कि अभी भी हम धीमी गति से बढ़ रहे हैं, 8% ग्रोथ के लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी। What are the expectations for a current year? अगर आप दोनों रिजर्व बैंक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे, both of them are still looking at something in the region of 7.5-7.6%. तो मेरे ख्याल में all these numbers we should not get carried away with them. I think things are happening at a slow pace and it will take some time before we touch the 8% mark. दूसरी ओर बाजार के जानकारों का यहाँ कहना है कि ग्रोथ के नंबर काफी अच्छे हैं और इसका असर बाजार में दिखाई देगा। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जो सिग्नल्स हमको क्वार्टरली नंबर्स में देखने को मिले वो शायद जीडीपी नंबर्स में भी सिग्नल कर रहे हैं, और आगे FY17 में आगे का जो क्वार्टर है, आगे के 1-2 क्वार्टर है, वहां पे डेफिनेटली लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रैक्शन ही रहेगा। तो कल डेफिनेटली जो इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स है जैसे कि पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमेंट है, रोड्स है, इन सारे सेक्टर्स में थोड़ी बहुत डेफिनेटली हलचल तो जरूर मार्केट्स में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, साथ ही बाजार के जानकारों का ये भी कहना है कि ग्रोथ के नंबर तो काफी अच्छे हैं और इससे बाजार के सेंटिमेंट्स बेहतर होंगे। मानसून अच्छा आता है
तो ओवरऑल जीडीपी के अंदर जो है एक आधे % का और जो है वो एडिशनल ग्रोथ आ सकती है अगर मानसून अच्छा आता है तो मैं समझता हूं कि जीडीपी का जो अभी जो ट्रेंड आया है वो भी पॉजिटिव है, और मानसून अगर अच्छा आ जाता है तो करंट ईयर में जो आने वाला जीडीपी है वो भी एक्सपेक्टेशन से बेटर हो सकता है, और उस केस में डेफिनेटली मार्केट उसको प्रीएम्प्ट करके जो है ये साल खत्म होने से पहले ही शायद दिवाली तक ही जो है मार्केट बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ में। रुक करते अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर। 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा देने की तैयारी यहां पर कर ली है। दरअसल सरकार खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी इजाफा कर सकती है। इसी खबर को विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर सरकार ने क्या प्रस्ताव यहां पर दिया है? जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 14 अनाज की सरकारी खरीद की कीमत यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दलहन में किए जाने की संभावना है, क्योंकि सरकार महंगी दाल से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। उसमें भी तुअर दाल के एमएसपी में सबसे ज्यादा 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएगी, और 200 रुपए प्रति क्विंटल इसकी एमएसपी बढ़ा करके 4,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दी जाएगी। उड़द और मूंग दाल में भी 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। धान के एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ये मामूली बढ़ोतरी 60 रुपए प्रति क्विंटल की होगी। सामान्य ग्रेड के जो धान है उसके एमएसपी 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा करके 1470 रुपए प्रति क्विंटल कर दी जाएगी। ग्रेड ए के जो धान है उसके एमएसपी भी 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा करके 1510 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की संभावना है। तमाम डिटेल्स के तो एक तरफ यहाँ किसानों को तोहफा देने की तैयारी में सरकार, दूसरी तरफ किसानों की तकलीफ बढ़ने वाली है। देश में इस साल प्याज कंज्यूमर को नहीं बल्कि किसानों को रुला रहा है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी हो या दिल्ली की आजादपुर मंडी, सभी जगह प्याज की कीमत जमीन पर आ गई है। चिंता की बात अब यह है कि आने वाले दिनों में भी हालात सुधरते नहीं दिखाई दे रहे। हम आए हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी और यहाँ पर प्रतिदिन 1500 टन प्याज की बिक्री हो रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों से किसान अपनी प्याज बेचने यहाँ पर आ रहे हैं। हम इन्हीं किसानों से बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने बुरे हालात से वो गुजर रहे हैं। आजादपुर मंडी में प्याज बेचने के लिए ये किसान 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश तक से आए हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं देवी सिंह, जो करीब 7 बीघा जमीन में प्याज की खेती करते हैं। लेकिन जब वो अपनी पैदावार बेचने यहाँ पहुंचे तो दाम सुनकर उन्हें बड़ा झटका लगा। 500 रुपए कुंटल प्याज बिक रही मेरी, और उसमें 50 पैसे भी नहीं बचेंगे मेरे पास। दरअसल पिछले साल महंगी प्याज को देखकर किसानों ने इतनी प्याज उगा ली कि अब उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। फिलहाल अभी ऐसा ही चलेगा जी, बाकी थोड़ी बरसात पड़ने वाली से 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी आएगी। किसानों की बढ़ती मुसीबतों को देखकर केंद्र सरकार ने किसानों से प्याज खरीदने की घोषणा की। एनएफईडी और एसएफएसी के जरिए अभी तक 20,000 टन प्याज की सरकारी खरीद हो भी चुकी है। साथ में सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन भी हटा दिया है। लेकिन जानकारों को लगता है कि सरकार के ये कदम नाकाफी हैं। साग सब्जी और फल, इसमें एक मार्केटिंग अरेंजमेंट की आवश्यकता है। नाउ वो कहना आसान है, करना मुश्किल है। अगर अचानक गवर्नमेंट ने ये कह दे कि सारे मंडी यार्ड्स बैन हो गए, बिचौलिए को हटा लो, तो मोस्ट प्रोबेबली किसानों को और भी धक्का लगेगा। एक साल आसमान पर दाम और उसके अगले ही साल कौड़ियों के भाव प्याज बेचने की मजबूरी। प्याज के किसानों की ये दास्तान कोई नई नहीं है, और कभी किसानों के तो कभी कंज्यूमर के आंसू निकलते रहते हैं। लेकिन सरकार के पास ना तो नीति है और ना नियत कि वो किसान और कंज्यूमर दोनों का दर्द दूर करने की कोशिश करें। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कल से महंगाई की नई खेप से आपका सामना होगा। जी हाँ, 1 जून से हर सेवा महंगी होने जा रही है। क्या आम और क्या खास, सब इसकी जद में आएंगे। और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं कि आखिर कल से क्या क्या चीजें महंगी हो रही हैं। कल यानी कि 1 जून से कर के दायरे में आने वाली सभी सेवाएं महंगी हो जाएगी। इस बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से मौजूदा सर्विस टैक्स जो कि 14.5% है, उसमें 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाने का ऐलान किया गया था, जो कल से लागू होने जा रहा है। और इसके बाद मोबाइल, बीमा, बैंकिंग, इंटरनेट सेवा और खान पान और हवाई टिकट जैसी तमाम सेवाएं महंगी हो जाएगी। कृषि कल्याण सेस के जरिए सरकार का मकसद ये
ये है कि इसके जरिए जो भी फंड इकट्ठा हो उसका इस्तेमाल कृषि और किसानों के हित के लिए किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले साल बजट में वित्त मंत्री ने जो सर्विस टैक्स की दर है उसे 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया था और पिछले साल ही नवंबर में इस बढ़ाए गए 14% सर्विस टैक्स में 0.5% स्वच्छ भारत सेस भी लगाया गया था और अब कल से इस 14.5% सर्विस टैक्स में 0.5% कृषि कल्याण सेस भी शामिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब सभी सेवाओं पर 15% सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। सभी सेवाओं पर 15% सर्विस टैक्स देना होगा। आम आदमी तो इस दायरे में आएगा ही, लेकिन दीपाली ये बताएं कि कौन कौन सी लग्जरी आइटम्स है, लग्जरी चीजें हैं जिन पर भारी लगान अब लगेगा। कल से आम लोगों को तो अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी ही पड़ेगी, लेकिन खास लोगों के लिए भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर आपको 1 लाख रुपए ज्यादा देने होंगे, क्योंकि खरीदने के वक्त आपको 1% TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स देना पड़ेगा, जिससे वो गाड़ी 1 लाख रुपए तक और भी महंगी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी आमदनी 1 करोड़ रुपए सालाना है तो अभी तक उस पर 12% सरचार्ज लिया जाता है, लेकिन अब वो बढ़कर 15% हो जाएगा। तो आम और खास दोनों तरह के लोगों पर कल के बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो कि उनकी जेब पर जाहिर तौर पर भारी पड़ेंगे। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली। और कल से भारत में डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर 6% का टैक्स लगेगा। आम आदमी की भाषा में इसे गूगल टैक्स कहा जा रहा है। गूगल टैक्स से स्टार्टअप्स को ज्यादा दिक्कत यहां हो सकती है, क्योंकि डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर खर्च करने वाली 64% कंपनियां स्टार्टअप्स ही हैं। और ऐसे में आशंका है कि गूगल टैक्स से डिजिटल एडवर्टाइजिंग ज्यादा महंगा होगा और इसका सीधा असर स्टार्टअप्स पर पड़ेगा। साथ ही ये खर्च उपभोक्ताओं पर पास ऑन हो सकता है। और रुकते हैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सेहत से कौन कर रहा है खिलवाड़, बताएंगे आपको ये पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। जापान दौरे के तीसरे दिन वित्त मंत्री ने भारत में जापान से निवेश लाने के लिए वहां के दिग्गज कारोबारियों और निवेशकों से मुलाकात की। वो सुजुकी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ओसामू सुजुकी से भी मिले और उन्होंने बताया कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार होने से निवेश को भारत में और मदद मिलेगी। वित्त मंत्री के इस दौरे पर भारत के बिजनेस दिग्गज भी साथ में वहां मौजूद थे। उन्होंने भी माना कि NIF के आने से भारत में निवेश के हालात पहले से बेहतर होंगे। The Japanese pension funds are looking at long-term returns, and they have very little opportunity for getting those kind of returns in Japan. So India is a strategic fit. Right. So there seems to be a lot of interest. It might be a while before the investment comes because, as you know, the Japanese do a lot of homework before they decide. Due diligence, yes. Yes, and they come and they check it out and they think about it But once they do commit, they commit in large amounts and they commit for long periods. So that's a good news. Right. And I think it's seeming to happen. All efforts to resuscitate the sector should focus on making sure projects which are stressed are brought back into well-being. Right. And then we take measures that allow these well-constructed projects to get back to cash flow that can sustain the operations. Right. If that is done, then both the private balance sheet and the balance sheet of the banks would benefit. Right. So if NIF can actually develop a framework by which these instruments can be deployed, monies backing that instrument goes into these projects, I believe that we have the possibility of resurrecting the sector in a much bigger way than the case as of now. You cannot have the kind of infrastructure development in any country happening without the existence of a development financial institution, of which India is left with none. As things stand today, you have banks that have short-term money, right, whose interest rates are dependent on RBI calls, with no predictability about where it's going to be, right? That is the key to really, we have to change that. And that is the purpose that NIF will solve. हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ते प्रदूषण और डीजल गाड़ियों के बैन पर राज्यों को NGT से फौरी राहत मिली है। सभी राज्यों को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत यहां दी गई है। खासतौर से 11 राज्यों को अपने सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के नाम बताने को कहा गया है। वहीं डीजल गाड़ी बैन और राज्यों में लागू करने के खिलाफ सियाम ने NGT में अर्जी भी दी है।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। बताएं रोहन, यहाँ पर क्या डिटेल है इस पूरी खबर को लेकर, क्या कहा एनजीटी ने? कविता, एक बड़ी राहत कह सकते हैं हम ऑटो कंपनियों के लिए, क्योंकि कल जिस तरह का कड़ा रुख देखने को मिला था एनजीटी की तरफ से, उसके बाद आज थोड़ी सी राहत दी गई है। कहा यह गया एनजीटी की तरफ से कि अभी हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम तुरंत आप पे बैन लगा देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पूरे डेटा नहीं है। 11 राज्यों से खासतौर पे डाटा मांगे गए हैं। नोटिस तो हर राज्य को दिया गया है, लेकिन खासतौर पे 11 राज्यों से उनके सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में बताने को कहा गया है। एनजीटी ने कहा कि जो सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो डाटा दिया है वो काफी नहीं है, वो हाफ बेक डाटा है और इसलिए उन्हें पूरे डाटा की जरूरत पड़ेगी। सियाम भी आज पहुंच गया है एनजीटी और उसने कहा कि अगर आप बैन को एक्सटेंड करते हैं बाकी शहरों में तो हमारा बिजनेस बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी दलील दी कि सिर्फ गाड़ियां ही कारण नहीं है प्रदूषण के, बाकी सोर्सेज को भी देखा जाए, जिसपे उसने एनजीटी ने कहा कि अभी फिलहाल हमारे पास आंकड़े नहीं है। 11 जुलाई को अगली हियरिंग होगी और उसमें हम फैसला करेंगे कि इसके आगे हम चीजों को कैसे ले जाएंगे जब हमारे पास पूरे आंकड़े हमारे साथ होंगे। जी, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन। वहीं कार बनाने वाली कंपनियां डीजल बैन के खिलाफ एनजीटी में गई है और इस बीच डीजल कार बनाने वाली एक बड़ी कंपनी सुजुकी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने डीजल पर बैन के तरीके पर आपत्ति जताई है। एनजीटी ने आज एक और बड़े मामले में हुक्म सुनाया है और एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को यमुना किनारे मेगा शो करने के लिए 4.25 करोड़ का हर्जाना चुकाने का हुक्म दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग को ये रकम एक हफ्ते में चुकानी है। दरअसल एनजीटी ने यमुना किनारे शो के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को 5 करोड़ का हर्जाना देने को कहा था और आर्ट ऑफ लिविंग ने 25 लाख दिए तो शो हुआ, लेकिन बाकी की रकम आर्ट ऑफ लिविंग ने अब तक नहीं दी है। हालांकि आर्ट ऑफ लिविंग ने हर्जाना देने से इनकार कर दिया है और अब से कुछ देर पहले यहां पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर ने कहा कि हमने कोई प्रदूषण नहीं फैलाया है, इसीलिए हम इंसाफ के लिए अंत तक लड़ेंगे। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और इस मौके पर हम आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जो तंबाकू कंपनियां आपकी सेहत से खिलवाड़ करती हैं वो आपकी सेहत का रखवाला बनने का दावा भी कर रही हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए ये रिपोर्ट। सिगरेट के डिब्बों पर लगी बड़ी सी चेतावनी लोगों को सेहत के लिए सचेत करती है, लेकिन उन्हें बनाने वाली कंपनियां CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के जरिए अपनी इमेज चमकाने में लगी हैं। वो भी तब जब 2003 का तंबाकू निषेध कानून कंपनियों को किसी भी तरीके का प्रमोशन करने से रोकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी मानता है कि तंबाकू कंपनियों का CSR दरअसल एक तरह की मार्केटिंग ही है। टोबैको इंडस्ट्री एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जिससे इस देश में 10 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इसकी लत में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टोबैको इंडस्ट्री का सबसे अच्छा CSR ये होगा कि वो धीरे धीरे इन प्रोडक्ट से डाइवर्सिफाई करें। अधिकतर तंबाकू कंपनियां उन क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं जिसका सीधा या परोक्ष प्रभाव स्वास्थ्य नीति पर हो सकता है। उदाहरण के लिए देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी ITC बाल स्वास्थ्य और सफाई कार्यक्रमों में, गॉडफ्रे फिलिप HIV के क्षेत्र में और माणिकचंद ग्रुप ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कर रही है। कंपनियां इसके पीछे 2013 के नए कंपनी कानून का हवाला देती हैं, जिसके मुताबिक हर कंपनी को अपने मुनाफे का 2% CSR पर खर्च करना होता है। हालांकि कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय ने 16 मई को एक सर्कुलर के जरिए ये साफ कर दिया है कि तंबाकू कंपनियां इस नियम का इस्तेमाल तंबाकू निषेध कानून से छूट पाने के लिए नहीं कर सकती। हेल्थ मिनिस्ट्री का व्यू तो वही है जो आप कह रहे हैं। हम लोग जो है सो तंबाकू से बिल्कुल फ्री रखना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने पिक्टोरियल वार्निंग भी जो है सो 85% कर दिया है, अभी शुरू हुआ है, देखें इसका कैसा असर होता है। रिसर्च बताता है कि तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले 50% लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तंबाकू के खिलाफ कानून भी सख्त है और इसे लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है, लेकिन तंबाकू के खिलाफ जंग तब तक पूरी तरह से नहीं जीती जा सकती जब तक इससे जुड़ी कंपनियां अपना प्रचार प्रसार करती रहेंगी। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।